हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। और आई होप सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़बरदस्ती से पढ़ना नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बस वही बात बतानी थी। इसके अलावा आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में घुस चुके हैं हम लोग। और यहाँ फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। यहाँ पर आज हम लोग इसके ऊपर डिटेल्स करेंगे, क्योंकि कल का वीडियो हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ के हिसाब से पढ़ ली थी और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। दूसरा है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फैराडेज सेकेंड लॉ। ये भी हम आज 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने प्रिपेयर करके आए हैं इसके ऊपर। एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, इसके ऊपर आज स्टार्टिंग तो करेंगे, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ आएगा कि कौन सा एग्जैक्टली मैंने आपको कल बताया था ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अपन लोग अभी क्वांटिटेटिव पे चल रहे हैं क्योंकि हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह के कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अभी हम लोग क्वालिटेटिव के ऊपर भी आना पड़ेगा। वो क्वालिटेटिव में हम लोगों को क्या पता चलेगा कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बहुत सारा फलाना ठिकाना ढिमकाना कुछ भी, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक नेवर हैव एनी फियर व्हेन डोंट सारी फियर। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज, फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ क्या बताता है? स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, और स्टेटमेंट के बिना आपकी और मेरी जिंदगी अधूरी है। फैराडेज लॉ ने बताया था कि when same amount of charge, अगर same amount of charge is passed through more than one electrolytic cells, मतलब एक से ज्यादा अगर अधिक सेल्स है और वहां पर आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब सेम करंट, मैंने चार्ज बताया इसलिए क्योंकि सेम करंट इनटू टाइम फैक्ट, ठीक है। और करंट किसी का अलग हो सकता है, टाइम किसी का अलग हो सकता है, लेकिन एक ऐसे प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो सेम करंट या सेम चार्ज इन अदर वर्ड्स इज पास टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सर सीरीज क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट डिवीजन रूल होती है, आपको शायद याद है चीज को। करंट मेंटेन करते हैं हम लोग वन कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट, लेकिन पैरेलल पॉइंट्स पे डिवीजन हो जाती है नोड या जंक्शन पे, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हो। Then equal equivalent of each substance, then equal equivalent of each substance, equal equivalent को नहीं भूलना है, of each substance will be formed at each electrode in each electrolytic cell। मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नंबर 1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नंबर 2 है, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 1 एंड 2 में आपने देखा होगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक सीरीज कनेक्शन हो चुका है। यहाँ ये वाला पहला सेल है जिसमें ये एनोड बन रहा है, ये दूसरा सेल है जो कैथोड बन रहा है, ठीक है, सॉरी दूसरा इलेक्ट्रोड। यहाँ दूसरे सेल में ये भैया जी आपके एनोड बन रहे हैं, ये भैया जी आपके कैथोड बन रहे हैं, ठीक है। अब बताया गया है कि अगर ऊपर में जो चार्ज या वोल्टेज लगा है, इससे अगर सेम चार्ज फ्लो किया जाए, इससे अगर सेम चार्ज फ्लो किया जाए तो डेफिनेटली अवश्य क्या होगा? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस एट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नंबर 1 will be always equals to number of equivalence at electrolytic cell number 2, ठीक है बच्चा। number of equivalence at electrolytic cell number 1 will be equals to number of equivalence at electrolytic cell number 2, एनोड एंड कैथोड दोनों। अगर एनोड में कुछ एक चीज देखो, यहाँ पर आपको 4 चीजें हैं, यहाँ पर मैंने 2 सेल लगाई, इससे ज्यादा अधिक भी आ सकते हैं। अगर 2 सेल लगा ली तो आपको 2 एनोड्स और 2 कैथोड्स मिलेंगे, 3 लगाने से 3 कैथोड, करेक्ट, 4 लगाने से 4 कैथोड्स और 4 एनोड मिलेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो आप ये चीज को गौर फरमाएं कि आप ध्यान से देखिए, यहां पर के आपको कुछ एक चीज गैस या कोई एक चीज मेटल लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, यहां पर भी गैस या कोई एक मेटल कोई एक डिपॉजिट या लिबरेट होगा। इन अदर वर्ड्स जो टोटल अकेला जो इक्विवेलेंस है वो हमेशा सेम होती है। यही है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बेटा, यही है आपकी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी, तो ये ध्यान में कभी ना भूले। ओके चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर एप्लीकेशन करने के लिए। सॉरी बच्चों, तो ये हम लोग का स्टेटमेंट हो गया बच्चा। अब वी कम टू नो कि इक्विवेलेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी। अच्छा मैं ए भी मान लेता हूं, अच्छा मैं मान लेता हूं यहाँ पर ये वाला सेल ए में ए डिपॉजिट हुआ, वो बी डिपॉजिट हुआ, यहाँ पर सी डिपॉजिट हुआ, यहाँ पर डी डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखा जाए कि इक्विवेलेंस ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ डी। क्या सारे बच्चे इतना का क्लियर है? क्लियर है बच्चों? लिख लो आराम से, लिख लो।
लिख लिया? सारे बच्चों ने लिख लिया? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को क्या पता चला कि इक्विवेलेंस ऑफ ए बी सी डी ये सारे के सारे इक्वल हो चुके हैं। अच्छा, अभी इक्विवेलेंस इक्वल होने का फाइनल कंजक्शन क्या होता है कि यहाँ पर ए चल रहा है, बी चल रहा है, सी चल रहा है और डी भी चल रहा है। तो इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्विवेलेंस ऑफ बी इक्वल्स इक्विवेलेंस ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ डी। ठीक है, तो सारे बच्चों को यहाँ पर क्लैरिटी आ चुका है। अभी हो सकता है कि यहाँ इक्विवेलेंस निकालने के लिए आपको मास ऑफ ए से इक्विवेलेंस ऑफ ए से डिवाइड करिए, मतलब मास अगर डिपॉजिट हुआ जाए। मैं थोड़ा मान लेता हूं बच्चों कि जो यहाँ पर जो ए है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, बी एक गैस है, सी भी एक गैस है और डी एक सॉलिड सब्सटेंस है। बेटा लिक्विड तो डिपॉजिट नहीं हो सकता, ठीक है, चिपक सकता है खाली। तो यहाँ ए को मैंने सॉलिड मान लिया, फिर अभी बी को मैं मान क्या रहा हूँ, एक गैस मान रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, गैस का मास नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, वॉल्यूम ले सकता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं बी का जो सिस्टम है यहाँ पर मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ डी। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए इसका भी मैंने वॉल्यूम ले लिया बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सी ले लिया, और यहाँ मास ऑफ डी बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। ये रिलेशन आ जाती है, ये रिलेशन आ जाती है। कोई भी किसी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो बेटा, आप इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, इसके साथ ये कर सकते हो, इसके साथ ये कर सकते हो, इसके साथ ये कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ सॉरी हाँ इसके साथ इसको भी कंपेयर कर सकते हो। सो ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? किसी भी मास और मतलब इक्विवेलेंट मास का रिलेशन या किसी भी वॉल्यूम और इक्विवेलेंट वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो दोनों वो सब के सब आपके कनेक्टेड हुए, कंप्लीटली कनेक्टेड ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए चीजों को आराम से, बिंदास। अब मैं कोई भी चीज को उठाता हूं, मान लीजिए मैं ए एंड डी को उठाता हूं, फॉर ए एंड डी कंपैरिजन, फॉर ए एंड डी कंपैरिजन क्या होगा कि मास ऑफ ए बाय equivalent mass of A will be equals to mass of D by equivalent mass of D। अब मास में यहाँ पर mass of A by equivalent mass mass of A by mass of D भी लिख सकता हूँ is equals to equivalent mass of A by equivalent mass of D ले सकता हूँ। उसी तरह मास को वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ कुछ भी आप कंपेयर कर ही सकते हो। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? पूरा क्लियर है बच्चों? मैंने एक एग्जांपल ली, आप बेटा इसका और इसका एक्सप्रेशन बनाओ, आप इसका और इसका एक्सप्रेशन बनाओ, आप इसका और इसका तो बना ही लिया मैंने, इसका और इसका एक्सप्रेशन बनाओ, तो कुछ भी बनाओ बेटा, आपको वो रिलेशन मेंटेन ही होनी है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज ऑलवेज सेम। और यही सबसे मूल मंत्र है, यही सबसे मूल मंत्र है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बेटा ये क्या है, कहां से टपका सर? दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अपन लोगों को क्या समझाता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अपन लोगों को क्या समझाता है? अपन लोगों को यह पढ़ाता है कि अगर 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 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, अगर सेम चार्ज पास कर रहे हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सेम होगा, अगर सेम चार्ज पास कर रहे हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सेम होगा, अगर सेम चार्ज पास कर रहे हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सेम होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो सकता है? मास बाय इक्विवेलेंट मास हो सकता है, वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने किसी के साथ भी रिलेशन बना ली। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए आराम से। हो गया बच्चों? चलो चलो, देखो चीजों को हमेशा ना ऐसे कॉम्प्लेक्सिफाई मत करना कि आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक सपोज मान लीजिए मैंने एक सिचुएशन आपको क्रिएट करना चाहता हूँ आपके लिए, ठीक है, कि इफ सेम चार्ज is passed through 3 electrolytic cells, 3 ले लेता हूं बेटा, through 3 electrolytic cells passing with sodium chloride, magnesium chloride and aluminium chloride। ठीक है, then calculate the ratio of equivalence and moles। calculate the ratio of the equivalence and the moles।
चलो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दी, अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? सोल्यूशन बहुत सिंपल है बेटा, हम लोगों को क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल से इजी करके पढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोचते हो, कॉम्प्लेक्स सोचो ही मत बेटा, आपकी एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हर लेक्चर मेरा पढ़ लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता एनसीईआरटी के हर क्वेश्चंस को, प्रीवियस इसके हर क्वेश्चंस को, नए नए मॉडर्न ट्रेंड्स के कुछ भी क्वेश्चंस उठाओ, आपको हर चीज का यहाँ पर सोल्यूशन मिलने वाला है, हर चीज का सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, चलो। इफ सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू 3 electrolytic cells passing through NaCl, MgCl and AlCl3, then calculate the ratio of the equivalence। अच्छा, बहुत आराम से NaCl यहाँ लिख लिया बेटा मैंने, और मैग्नीशियम MgCl2 भी लिख लिया, और AlCl3 भी लिख लिया। अब यहाँ पर होने क्या वाला है, आपको चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की रेशियो। अब रेशियो क्या होगा? 1:1:1। सर काहे सर? ये क्या कर दी, ये क्या कर दी यार सर, आपने ये क्या कर दी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो हम लोगों को सेकेंड लॉ ने बताया। सेकेंड लॉ ने ये बताया कि अगर सेम चार्ज पास होते हैं थ्रू मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जो रेशियो होंगे वो हमेशा सेम होंगे। सेम का मतलब क्या है भाई, तेरा 10 है मेरा 10 है, रेशियो क्या होगा? 1:1। तेरा 50 है मेरा 50 है, रेशियो क्या होगा? 1:1। तेरा 100 है मेरा 100 है, जो तेरा है वो मेरा भी है, जो तेरा है वो मेरा भी है। बिंगो, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज नथिंग बट 1:1:1। आपको बच्चों पूरा क्लियर है? सही में क्लियर है? पक्का क्लियर है बच्चों? चलो तो 1:1:1। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो कैसे करेंगे? हम आराम से करेंगे बेटा, 1/1, 1/2 एंड 1/3। ये कैसे कर दी सर जी, ये कैसे कर दी? अरे सर जी ने कुछ नहीं किया, सर जी ने कल के फॉर्मूले के हिसाब से ही किया। व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है तो सर जी ने कुछ ज्यादा नहीं किया है, सर जी ने यहां से नंबर ऑफ मोल्स को लिख लिया और नंबर ऑफ मोल्स को क्या करवाया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बाय n फैक्टर। क्लियर है बेटा? तो नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंस कितना था? 1, इसको भी 1 लिया। इक्विवेलेंस कितना था? 1, इसको भी 1 लिया। इक्विवेलेंस कितना था? 1, इसको भी 1 लिया। अब यहाँ पर कैटायन पकड़ो, यहाँ पर कैटायन पकड़ो। मैंने आपको कल पढ़ाया था, अगर मेटल है तो उसके क्या होंगे वैलेंसीज? 1 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा नीचे। अब पेपर में क्या होता है? 1:1/2, 1:1/2:1/3 नहीं भी दे सकते। अब क्या करोगे? इसके दो नीचे तीनों चीज जो है 1, 2 एंड 3, तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम लेते ही आपको किससे मिलेगा? 2 एंड 3 एंड 1 क्या मिलेगा? एलसीएम 6 मिलेगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 6:3:2। ये आ गया आंसर आपका बेटा, ये आ गया आपका आंसर। पेपर में हमें आई कांट से स्टूडेंट्स, बच्चों पेपर में आपको ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। आप देख लो कौन सा आ रहा है ऑप्शन, आप आराम से कर लो। अब मैं दूसरे, अब मैं 1:4 भी दे सकता हूं, तो आपका एलसीएम क्या बन जाएगा? 1:2:3:4 नीचे यहाँ पर। तो एलसीएम क्या लोगे? 12 लोगे या 6 लोगे? आप 12 लोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या आ जाएगा? 12:6:4:1। ठीक है, पूरा क्लियर है बच्चों? पूरा क्लियर है? चलो लिख लो आराम से, आराम से लिख लो। क्वेश्चन करना अनिवार्य है, आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। हो गया? पक्का पक्का पूरा क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से न्यूमेरिकल। इफ 10.8 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, ठीक है, मास ऑफ सिल्वर, तुरंत टूट पड़ता। देखो मेरा एक स्वभाव है, मैं क्वेश्चन देखते ही टूट पड़ता हूं। मास ऑफ सिल्वर दिया गया तो मैं तो यहां से छोड़ूंगा नहीं बेटा, मैं छोड़ूंगा नहीं, यहां से ही मेरे को इक्विवेलेंस निकालना है। नंबर ऑफ, मैं पढ़ूंगा ही नहीं बाकी, मेरे को मूड में आ गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर क्या लिखेंगे हम लोग? 10.8 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर का मतलब क्या है? 10.8 बाय मोलर मास ऑफ सिल्वर 108 होती है। सिल्वर की चार्ज क्या होती है नॉर्मली? +1, करेक्ट? तो 1 से डिवाइड करो, आपको नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर कितना मिलेगा? 0.1 इक्विवेलेंस। Okay, if 10.8 grams of silver is obtained during electrolysis of aqueous silver nitrate, then calculate the volume of H2 and O2 gases obtained। मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ H2 and O2 गैस आपको निकालना है कि उसी सेम चार्ज में अगर सिल्वर का 10.8 ग्राम लिबरेट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, तो उसको डिवाइड करें, आराम से 0.1 इक्विवेलेंस निकाल ले।
ठीक है। Then calculate the volume of the H2 and the O2 gases obtained at 1 atm 273 Kelvin during electrolysis of acidified water by passing the same charge। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम चार्ज से ही आपने पूरा खेल खत्म हो जाता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर हो गए। तो अभी नंबर ऑफ, अच्छा क्या चाहिए अभी, क्या चाहिए भैया जी, क्या चाहिए भैया जी? कुछ नहीं चाहिए, हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम चाहिए। उसके लिए आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ H2 निकालना पड़ेगा, और आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, O2 भी निकालना पड़ेगा, और सबके वैल्यू हमको क्या पता है बेटा 0.1 इक्विवेलेंस। सर कैसे पता चला भाई? सेम चार्ज में सेम इक्विवेलेंस, सेम चार्ज में सेम चार्ज सेम इक्विवेलेंस, सेम इक्विवेलेंस, ठीक है, सेम चार्ज सेम इक्विवेलेंस। सर हम लोग का यह पॉइंट पूरा क्लियर हो चुका है। सर हमारे ये पूरे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। क्यों? सेम इक्विवेलेंस हुआ, सेम चार्ज पास कर रहे, अपन का सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होना ही होना है। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। सुन, अभी हमको चाहिए वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम क्या चाहिए? हाइड्रोजन गैस ना निकालेंगे लोग। अच्छा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या मिला आपको? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या मिला है आपको? बहुत आराम से 0.1 मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को या इक्विवेलेंस को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हिच इज इक्वल टू 0.1। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे निकालेंगे? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब बताओ यहां पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या क्या सिखाया था यार? 22.4 को किससे डिवाइड करना है? इसका एन फैक्टर क्या क्या था बेटा? हाइड्रोजन के लिए 2, क्लोरीन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 4। तो यहां 2 से डिवाइड कर दो आराम से, आपको मिल जाएंगे 1.12 लीटर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। दूसरा, अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन पकड़ो, अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन पकड़ो तो उसका भी वैल्यू क्या आना है बेटा? 0.1 ही आनी है, ठीक है, 0.1 ही आनी है। अच्छा ठीक है, नाउ इसका भी क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिसकी वैल्यू क्या आएंगे? 0.1 आएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी इक्वल्स टू 0.1 इनटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। नाउ इसका 0.1 इनटू 22.4 को इसको किससे डिवाइड करोगे? किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। सर 4 से काहे डिवाइड किया था? क्योंकि एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन गैस 4 था। पिछला वीडियो में खोल के दे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी बेटा, उसमें पूरी कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जानी है, ठीक है। तो 0.56 लीटर्स बहुत ही आराम से सॉल्व हुआ है। दैट्स व्हाई डाउनसर के सिस्टम्स में हमेशा एक वर्ड ना भूलना, QED, क्वाइट इजीली डन हो गया है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए आराम से, नोट्स ना भूले, नोट्स को जबरदस्त रखे, कोई नहीं तोड़ सकता, नोट्स को जबरदस्त रखे, कोई नहीं तोड़ सकता, ये याद रखे बच्चों, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए अगर आपका क्लैरिटी आया है, अगर नहीं भी आया फिर भी रिपीट कर लीजिए, क्लैरिटी डबल बढ़ जाएगा। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 40 किलो कैल्शियम। अच्छा समझ में आया क्या? 40 की जो कैल्शियम, तो सॉल्यूशन में मैं पहले ही काम करना शुरू कर देता हूं। मास ऑफ कैल्शियम मेरे पास है 40 किलो, मास ऑफ कैल्शियम मेरे को दिया गया है 40 किलो, बहुत सही, बहुत सही। By electrolysis, how much aluminum can be produced in the same time for same charge? Same time और same charge, सीधी बात है, number of equivalents are same। क्यों same? Because of this thing and this thing, इसके लिए number of equivalents same होगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं? mass of calcium by equivalent mass of calcium will be equals to mass of aluminium by equivalent mass of aluminium। सेकंड लो लगा सकते हो, लगा सकते ही है। तो अब क्या करेंगे बच्चों? मास ऑफ कैल्शियम कितना था आपके पास? 40 किलो, मतलब 40 था, अच्छा 40 में किलो में भी रख सकता हूँ, ठीक है। बाय व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम? 40 डिवाइडेड बाय 2। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम तो याद है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या है? 40, उसको कैल्शियम से 2 से डिवाइड कर दी, व्हिच विल बी इक्वल्स टू, अब बताओ अभी एल्यूमिनियम का मास कितना है? नहीं पता, वही तो ढूंढना है मेरे को एल्यूमिनियम का। लेकिन इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, उसकी चार्ज होती है 3। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मास ऑफ एल्यूमिनियम 18 किलो आ चुका है। दिस इज अगेन आंसर्स स्पेशल QED, क्वाइट इजीली डन हो चुका है। इज इट क्लियर बच्चों? फॉर्मूलास को हमेशा दिमाग में अगर रखे, देखो फॉर्मूला कोई ना कोई तो इंसान ने बनाया है, फॉर्मूलास वगैरह ना किसी ने तो इंसान नहीं बनाया बेटा।
तो अगर इंसान ने बनाया तो इंसान के दिमाग में घुस के देखो वो क्या सोचना चाहता है, क्या बताना चाहता है आपको क्वेश्चन पेपर्स में, वही आपको सोल्यूशन या अंतिम पोजीशन तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन को भी आराम से लिख लीजिए। अभी हम लोग दूसरे अध्याय पे आएंगे। ठीक है, हो गया? ओके, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कल बताया था कि दो चीज होती है, अभी हमारे एक चीज खत्म हो चुका है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अब आती है दूसरी जो कि होती है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। इस पार्ट में आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस 3 अध्याय का चीज है। ठीक है, फर्स्ट वाली अध्याय क्या है? केमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, खत्म, टाटा, गुड बाय। दूसरा भी चल रहा है जिसका 50% खत्म हो चुका है। ठीक है, और 50% का दूसरा अध्याय स्टार्ट होगा। दो लेक्चर्स में और हम लोग वो भी खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग का क्या पढ़ने पड़ेगा? कंडक्टेंस, जो कि वो भी 2 या 3 लेक्चर्स में ही हो जाएगा, तो 5-6 लेक्चर्स में खत्म होनी है। उसके बाद एक करोशन और फ्यूल सेल्स एंड बैटरी सेल्स की आती है, तो उसका भी मैं एक लेक्चर ले ही लूँगा। तो 6 लेक्चर्स हम लोग के पास हैं, ये खत्म होने देंगे, जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे, समय नहीं है हम लोग के पास। अब डाउन सा फॉर्म में आ चुके हैं, आराम से करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद जब हम ऑर्गेनिक का महाभारत खोलेंगे तो साइड बाय साइड ऐसा नहीं है कि खाली ऑर्गेनिक से बोर हो जाओ, केमिकल काइनेटिक्स भी चलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी चलेंगे, सब कुछ चलने वाले बेटा, सब कुछ। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट वन वी विल बी गोइंग इज नथिंग बट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑल द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोड्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं? तो पहला है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? इट मे बी आइदर, ऐसा मैं लिख सकता हूं, आप ऐसे भी लिख सोच सकते हो कि द इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस द आयंस। ये आपको पता है, प्रोड्यूसेस द आयंस। तो ये आयंस के ऊपर डिपेंड होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपको क्या, कौन सा चीज आपको दे रहा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है द इलेक्ट्रोलाइट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द आयन। आयंस को कौन प्रोडक्शन कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट ही तो कर रहा है। तो वो आयंस डिपेंड करेंगे कौन से आयंस है, वो किसके इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, अलग अलग के ऊपर। जैसे NaCl से आपको आयन क्या मिलने वाला है? Na+ और Cl-। करेक्ट है बेटा। फिर आपको सिल्वर नाइट्रेट से क्या मिलने वाली है बेटा? आपको मिलने वाली है सिल्वर प्लस और NO3-। ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। चलो हो गया। तो अलग अलग नेचर्स, अलग अलग आपको चीजें सिखाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है बेटा, मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम दो तरह के होंगे, एक होंगे आपके मोल्टेन कंडीशंस और दूसरा होगा आपका एक्वस कंडीशन। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट आप पढ़ोगे ना, ये यूज करोगे, वो कभी कभार आपका मोल्टेन कंडीशन में भी हो सकता है, कभी कभार आपका एक्वस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर वो मोल्टेन कंडीशन में हुआ, जैसे अगर मैं मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लेता हूं बेटा कि आपके मोल्टेन NaCl है, तो आप कौन से आयंस के साथ खेलोगे? आप सिर्फ Na+ और Cl- आयंस के साथ ही खेलने वाले हो, ओनली आयंस। ठीक है, लेकिन जब आप एक्वस NaCl ले लोगे, मान लीजिए आपने एक्वस NaCl लिया, तब तो जय माता दी, खत्म। बहुत सारा चीज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जांपल में NaCl ले रहा हूं लेकिन एक्वस कंडीशन में, अब यहाँ बहुत सारी चीज आएंगे। जैसे आपके पास Na+ आयंस होंगे, उसका कंपटीशन देखना है, Cl- आयंस होगा, वाटर आएगा, सारे चीज। वाटर का है भाई एक्वस बताया, वाटर आप मतलब क्या सर? वाटर क्यों? अरे भाई वाटर भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, रिड्यूस मतलब रिडक्शन कर सकता है, या लूज भी कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो ये ध्यान में रखा जाए बच्चों, कुछ भी करेंगे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, Na+ वाटर Cl-, Na+ वाटर Cl-। वाटर का तो लेना ही है। मतलब हियर द सॉल्वेंट विल आल्सो अंडरगो कंपटीशन। ठीक है, the solvent will also undergo competition। तो कंपटीशन चलेगा, ये Na+ जीतेगा या पानी जीतेगा, Cl- जीतेगा या पानी जीतेगा, ये कंपटीशन पढ़ना है। और उस कंपटीशन को जीतने वाले को या डिसाइडर को फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज पोटेंशियल पढ़ेंगे हम लोग। एकदम टेंशन ना लो उस बात पे, ठीक है, एकदम टेंशन ना लो बच्चों। पूरा क्लियर है? सारे बच्चे क्लियर है? चलो पक्का लिख लो बेटो, लिख लो आराम से। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अभी कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मतलब इट इज
आइदर हाई कंसेंट्रेशन और इन अ डाइल्यूटेड कंडीशंस। अगर हाई कंसेंट्रेशन और डाइल्यूटेड कंडीशंस का कंसेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको दो ही चाहिए, मुझे जितना आता है। एक तो आपकी NaCl की कंडीशन चाहिए बेटा, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड और NaCl के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस सालों से भरे भरे करके आए हैं बेटा, और इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप टेंशन ही ला लो, बार बार बताता हूँ, टेंशन लेना छोड़ दो यार। अब बार बार टेंशन लेते हो सर क्या होगा, सर IIT पढ़ा रहे नहीं, अरे यार भाई नीट IIT सब कुछ यही सब चीज़ होती है। कुछ 30 मार्क काम नहीं होता कोई कि जाके वहाँ पर जाके सीधा अटैक कर दे, लेक्चर हो जाए। नाउ इनर्ट इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है देन वी नॉर्मली यूज लाइक प्लेटिनम या कार्बन ग्रेफाइट वाले इलेक्ट्रोड्स। और इनमें खासियत क्या है, दे डू नॉट रिएक्ट, या इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं होते। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एग्जांपल मेटल्स, एमलगम्स, ऐसे अगर सिचुएशन आ जाए तो ये ध्यान में रखा जाए कि ये सब आपके दे टेक पार्ट इन रिएक्शंस। तो ये भी डिपेंड करता है कि रिएक्शंस के ऊपर कौन कौन से चल रहे हैं। अगर आपने एक नॉन रिएक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड उठा ली तो वो तो रिएक्शन भैया करेगा ही नहीं, जैसे प्लैटिनम और कार्बन ग्रेफाइट वाली। ठीक है, सबसे कॉमन होती है। कार्बन इज, इफ यू नो, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर तो है लेकिन कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कार्बन इज वो ऐसा बंदा है कि रिएक्शन सबके साथ करता है लेकिन आयनिक ट्रांसफर्स नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं करता क्योंकि कार्बन इज मोर कोवेलेंट। अब बच्चे सोच सकते हैं सर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, वो तो इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांसफर करेगा। हाँ भाई, ट्रांसफर करवाएगा, खुद रिएक्ट नहीं करेगा, ये ध्यान में रखा जाए बच्चों। ये ओके, ये कभी ना भूलो। ठीक है बच्चों, पूरा क्लियर है? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज बताना चाहता हूं अगले क्लास के स्टार्ट होने से पहले। ये 3 पॉइंट आप पूरा क्लियर करके रखें, नहीं तो अगला क्लास आपके लिए बहुत दिक्कत भरा से होगा। क्या होगा इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए। 3 बहुत ही महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट, अनलेस मेंशन ऑलवेज अज्यूम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। जब तक आपको मेंशन ना किया गया है, जब तक आपको पेपर्स में मेंशन ना किया गया है, आप हमेशा एज्यूम करोगे कि वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। मतलब ये तो एज्यूम एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब वी विल एज्यूम दैट देयर इज नो रिएक्शन बाय द इलेक्ट्रोड। मतलब इलेक्ट्रोड आपका रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड आप नहीं ले रहे हैं। पहला पॉइंट क्लियर है बच्चों। अगर मेंशन ना हो प्लैटिनम भैया को ही लो। ठीक है। दूसरा, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। क्या है? दिस इज नोन एज द स्टार्टर ऑफ द सेल। दिस इज नोन एज द स्टार्टर ऑफ द सेल। हमेशा क्यों सर क्यों? मैं बताता हूं, ध्यान से सुन। जब तक एनोड में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ही लूज ना करेंगे तो वहां से एक्सेप्ट कौन करेंगे? कैथोड में। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, कुछ भी करेंगे एनोड से ही इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे पहले। ठीक है बच्चा। चलो, तीसरी बात, इफ एनोड इज ऑफ द मेटल, अगर एनोड मेटल से भरा है देन ऑलवेज दैट मेटल विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। इसका मतलब क्या है बेटा? बताते हैं, ध्यान से सुनिए। बता ये रहा हूं कि अगर एनोड, मैं सिचुएशन क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देख लें। मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें ये एनोड है, मैं मान लेता हूं प्लस चार्ज के साथ कैरी कर रहा है। रफली मैंने एग्जांपल ले ली। सो दिस इज योर एनोड। ठीक है, मैंने ये मान ली कि हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द मेटल, इज अ मेटल इलेक्ट्रोड। ये मेटल से बनाया गया है। ठीक है, मैं मान लेता हूं बेटा कि ये एक मेटल से बनाया गया है। अगर ये मेटल से ही बनाया गया है तो वो मेटल के आयन रिएक्शंस करेंगे पहले। ठीक है, नीचे से जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, नो पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा।
Who will take part? This will take part in reaction. Take part in reaction. Clear? तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर गलती से आपने एनोड में एक मेटल ले लिया तो वो एनोड में जो आप मेटल लोगे वही रिएक्शन मतलब स्टार्ट करेगा इवन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटल से भरा है एंड मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट मोर। मैंने अब तक का क्या मान रहा था कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे थे। अगर कुछ मेंशन ना करे तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही होगा। अगर मेंशन कर दे कि ये सर सिल्वर से है या कॉपर से है तो वो रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, उसके आयंस रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। क्लियर है बच्चा? तो ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। ज़बरदस्त, जिंदाबाद। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। ज़िंदगी में होप ना खोना, होप से ही टिकी है बेटा। कुछ भी करो होप से ही टिकी है। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है? थैंक यू, कीप मीटिंग सून।